हेलो बच्चों, क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। आपको पता है कि कितने सारे पेजेस होते हैं। हिस्ट्री को अगर आपको समझना है अच्छे से तो पहले आपको जानना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हर स्टोरी का अपना एक बैकग्राउंड होता है। इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो है क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो तो आपको अगर वो पता होगा तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पे आपको एक वर्ड समझना है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है जैसे हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपने कंट्री पे गर्व है, प्राउड फील होता है ना, तो जो फीलिंग है ना उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग की वजह से यूरोप के अंदर काफी सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए। ऐसे चेंजेस जिसके वजह से वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वहां का सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया और धीमे धीमे फिर यूरोप के अंदर नए नए देश बनने लगे बच्चों। तो इसी वजह से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लोगों के अंदर। अब क्या पहले से नेशनलिज्म की फीलिंग थी सबके अंदर? नहीं। तो पहले यूरोप के अंदर क्या था? पहले यूरोप के अंदर मॉडर्न स्टेट हुआ करते थे। मॉडर्न स्टेट का मतलब कैसा होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े इलाके होंगे जिसके अंदर एक ही राजा का साम्राज्य होगा, उसकी पूरी बड़ी सी किंगडम होगी। तो उसकी एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, मतलब के सारी की सारी पावर उस राजा के हाथ में होगी या तो राजा के मिनिस्टर्स के हाथ में होगी, और उसकी अपनी मिलिट्री होगी। एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री होती है कि भाई इतना बड़ा ये जो है वो मेरा किंगडम है, ठीक है, क्लियर डिफाइंड बाउंड्री। और सोवरेन कंट्रोल होता है, मतलब के उस राजा के किंगडम के अंदर उसी राजा का ही कंट्रोल होगा। जैसे हमारा देश है, हमारे देश के अंदर हमारी सरकार का ही कंट्रोल होता है ना, किसी बाहरी सरकार का कंट्रोल हमारे देश में नहीं होता, उसी को बोलते हैं सोवरेन कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मॉडर्न स्टेट। अब नेशन स्टेट जो है, नेशन स्टेट क्या पहले से यूरोप के अंदर पहले से नए नए देश थे? नहीं। यूरोप के अंदर नेशन स्टेट कैसे बने? देखो, वहां के रूलर्स और वहां के सिटीजन्स, उन सभी में भी धीमे धीमे ये फीलिंग डेवलप हो रही थी कि हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, हम लोग एक कॉमन चीज को बिलोंग करते हैं, कॉमन देश को बिलोंग करते हैं, हमारा कॉमन कल्चर है, कॉमन ट्रेडिशन है, कॉमन लैंग्वेज है और हमारी रेस कॉमन है। तो ये जो कॉमननेस की जो फीलिंग है ना, वो एकाएक उन लोगों में नहीं आई बच्चों। ये फीलिंग कैसे आई? जब आम जनता ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, आम जनता के लीडर्स ने बहुत सारा स्ट्रगल किया, तब जाके धीमे धीमे ये फीलिंग डेवलप हुई नेशनलिज्म की। ठीक है, ऐसे ही फिर बने धीमे धीमे नए देश। अब बच्चों बात करते हैं 1848 की। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। उसने 4 पेंटिंग्स की सीरीज बनाई थी और उस पेंटिंग की सीरीज का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस। अब उस पेंटिंग में ऐसा क्या बनाया होगा? उसके अंदर उसने अपना ड्रीम वर्ल्ड बताया था कि कैसी दुनिया होगी, ऐसी दुनिया होगी जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक और सोशल और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। देखो, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिनको आम जनता चुनती है अपने लीडर्स को, और वही लीडर्स फिर आगे जाके देश को चलाते हैं, और वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और दूसरा रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जब आपका हेड ऑफ स्टेट, आपका जो देश का जो हेड है, उसको इलेक्ट किया गया हो। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और अभी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। ठीक है, तो ये हो गया कि फ्रेडरिक ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग की सीरीज का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशंस, और इसमें अपने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशंस के बारे में उसने बताया था, ऐसी दुनिया होगी। ठीक है, तो वो पेंटिंग अगर आप देखते हैं बच्चों तो उसके अंदर आपको क्या दिखता है? उसमें एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। तो ये जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये कब से आया था? अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा बच्चों, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आर्टिस्ट लोगों ने लिबर्टी को एक पर्सोनिफाई कर दिया था, मतलब लिबर्टी को एक पर्सन के जैसा बना दिया था, फीमेल फिगर बना दिया था। ठीक है, तो वो लिबर्टी है। और उसमें जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उनके एक हाथ में होता है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में होता है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद उस पेंटिंग के अंदर जो फोरग्राउंड है, मतलब उस पेंटिंग में जो नीचे कचरा पड़ा हुआ है ना, वो कचरा क्या है? वो पुराने जमाने के जो शासन चले आ रहे थे ना, मोनार्कियल गवर्नमेंट जो चलती थी, उसके रिमेन्स है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, मतलब के ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रलाइज्ड होते हैं, जिनकी पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, जिनके पास मिलिट्री होती है, और वो रिप्रेसिव होते हैं, मतलब आम जनता को दबा के रखते हैं। तो उस टाइप की गवर्नमेंट, उस टाइप की जो सरकारें हैं, उसका रिमेन्स नीचे पड़ा हुआ है कचरा। और उसके बाद जो पीपल है,
तो उस पेंटिंग में आप देखते हो कि बहुत लंबी सी कतार चली आ रही, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, और वो सब के सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आते हैं, होमेज देते हैं। होमेज मतलब अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं और आगे जाते हैं। तो ये आप देखते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग हैं बच्चों? पीपल में सबसे आगे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड। तो यूएसए और स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास तक पहुंच गए, उससे आगे भी निकल चुके हैं। तो उस टाइम पे यूएसए और स्विट्जरलैंड ये दोनों देश बन चुके थे 1848 तक। उसके पीछे है फ्रांस। तो फ्रांस अपना ट्राई कलर लेकर वहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था इसलिए। और फ्रांस के पीछे है जर्मनी, जो अपने ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ वहां पे पहुंच गए हैं। और आपको पता है बच्चों, इनके अंदर ये जो पूरी जनता थी उसमें यूरोप के हर तरह के लोग थे, अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब लोग थे वहां पे, ठीक है। और जर्मनी के पीछे है ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रिया के पीछे है किंगडम ऑफ टू सेसिलीज, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, रशिया, ये सब। और इसी पेंटिंग में आप ऊपर जो हेवन देखते हो ना, स्वर्ग, स्वर्ग में आपको जीसस क्राइस्ट नजर आते हैं, और जीसस क्राइस्ट के ऊपर लिखा होता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है बच्चों? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो ऊपर जीसस क्राइस्ट हैं और एंजल्स हैं और सेंट हैं, और वो सब नीचे देख रहे हैं इस सीन को। तो ये फ्रेटर्निटी दिखाता है कि ये भले ही अलग अलग देश के लोग हैं, लेकिन इन सब में भाईचारा है। तो बच्चों, सोरियो ने इस पेंटिंग के अंदर अपनी आइडियल दुनिया दिखाई है, अपना यूटोपियन विजन दिखाया है। तो आप सोचोगे यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है? यूटोपियन का मतलब होता है कि इतना अच्छा, इतना आइडियल कोई भी चीज जो एग्जैक्टली रियल लाइफ में पॉसिबल है ही नहीं। आप मान लो ऐसा कि कोई बंदा सोचता है कि भाई ऐसा देश होना चाहिए जहां पे जरा भी कोई भी झूठ ना बोलता हो, कोई भी चोरी ना करता हो, सब अच्छे से रहते हो। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो वो जो किसी बंदे ने इस तरह का कुछ सोचा, तो दैट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन। तो इस तरह का विजन उसने सोचा था, जिसमें अलग अलग देश होंगे, उनके अपने अलग अलग फ्लैग होंगे, नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ होगा। तो ये एक यूटोपियन विजन है। तो बच्चों, यही सब आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे हुई, कैसे यूरोप के अंदर अलग अलग देश बने, उनकी कहानी क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है, वो सब। तो इस चैप्टर का यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। बच्चों, क्लास 9 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर है वो एक बार आप लोग उसका एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप स्टोरी स्टार्ट होगी वहां से जहां पे नेपोलियन आता है, और नेपोलियन किस तरह से अपना साम्राज्य बनाता है, किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन लाता है, अलग अलग देशों को वो कंट्रोल करने का ट्राई करता है, ठीक है। और आइडिया ऑफ नेशन, फिर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर फिर नेशनलिज्म की फीलिंग जो आती है वो। फिर एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1830 से 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी होते हैं। किसी न किसी देश के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सीक्रेट सोसाइटी बन रही होती है, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम भी फ्रांस की तरह हम भी एक नया देश बन जाएं, ठीक है। उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो जर्मनी कैसे एक देश बना, इटली कैसे देश बना, वो देखेंगे। उसी के अंदर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर भी एक अलग ही कहानी है उसकी कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है वो। और फिर बाद में विजुअलाइजिंग द नेशन, आप किसी भी नेशन को विजुअलाइज कैसे कर सकते हो बच्चों? देखो, जैसे हम लोग भारत को विजुअलाइज कैसे करते हैं, हम लोग भारत के लिए भारत माता समझते हैं ना, ठीक है। तो उनका भी एक पिक्चर है, राइट। तो वैसे ही हर देश ने अपने देश को विजुअलाइज कराने के लिए, आम जनता को विजुअलाइज कराने के लिए एक फीमेल फिगर बता दिया, ठीक है। जैसे जर्मनी के लिए जर्मेनिया, ठीक है, वैसे ही। और फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये लास्ट में जो दोनों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेशनलिज्म तो आप जानते हो, इंपीरियलिज्म क्या होता है? जैसे जब कोई बहुत बड़ी कंट्री, कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी छोटी कंट्री को कंट्रोल करती है ना, जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों ने राज किया था 200 साल तक, तो जैसे हमारा जो देश है वो एक कॉलोनी बन गया था ना, और वो बाहर की जो पावर थी वो हमें कंट्रोल कर रही थी, बाहर के लोग हमारे पे राज कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। जब एक स्ट्रॉन्गर नेशन एक वीक नेशन को कंट्रोल करता है, पॉलिटिकली, मिलिटरली, वो सब। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।